अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था। उसके एक ही लड़का था जिसको शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। बादशाह और मलका बहुत बार समझाते और उसको हुकूमत के काम काज में दखल देने को कहते, तो वो एक ना सुनता। क्योंकि वो इकलौता था इसलिए लाड भी उसके साथ ज्यादा था। इत्तेफाक की बात, एक रोज शहजादा चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जंगल में शिकार को गया। तमाम दिन की भाग दौड़ के बाद भी कोई शिकार हाथ ना लगा। बेचारा मायूस होकर महल को लौटने लगा। उसकी जिंदगी में खाली हाथ लौटने का ये पहला इत्तेफाक था। वो अपनी नाकामी पर मायूस गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था कि अचानक घोड़े के आगे से एक हिरन दौड़ता हुआ गुजरा। शहजादे ने एकदम घोड़े की बागें संभाली और एड़ लगाकर सरपट हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। बेचारे सिपाही भी वापस शिकार के पीछे लौट पड़े। क्योंकि दिन भर के थके हुए थे इसलिए कम हिम्मती से दौड़े। शहजादा हिरन के पीछे कहीं का कहीं निकल गया। सिपाही शहजादे से बिछड़ गए। वो हिरन दौड़ता दौड़ता एक पानी के चश्मे पर पहुंच गया। शहजादा भी आन का पूरा था, खास चश्मे पर पहुंचकर दम लिया। लेकिन ये देखकर शहजादे की हैरत की इंतहा ना रही कि हिरन का पूरा जिस्म इंसान का था मगर पीछे दो पैर हिरन के थे। शहजादा कुछ खौफजदा सा हुआ लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी ख्वाहिश थी कि इस अजीब मखलूक को जिंदा ही पकड़ लिया जाए। वो जैसे ही आगे बढ़ता हिरन उस सुराख में घुस जाता जिससे पानी आ रहा था। आखिर गुस्से में कई बार तीर चलाए लेकिन कोई निशाना भी पूरा ना उतरा। अंधेरा बहुत काफी हो चुका था और शहजादा भी पसीने में नहा गया था। वो वापस लौटने लगा। जैसे ही वो घोड़े पर सवार होना चाहता था उस हिरन ने शहजादे को दबोच लिया। अपने ऊपर वार होते हुए देखकर शहजादे ने हाथापाई भी की मगर वो ताकत ही कुछ और थी। शहजादा हिरन का कुछ न कर सका और बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरन शहजादे को घसीटता हुआ उस सुराख में घुस गया। ना मालूम कितनी देर बाद शहजादे को होश आया होगा। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ पड़ा है। जिस हिरन का वो पीछा करता करता यहाँ तक पहुंचा था वो एक शानदार जवाहरात के तख्त पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चारों तरफ जिन्नात और परियों का पहरा लगा हुआ था। शहजादे ने बराबर में खड़े हुए एक सिपाही की तरफ मुखातिब होकर पूछा, ये कौन है जो तख्त पर बैठा हुआ है? सिपाही ने जवाब दिया, ये शाह जिन्नात हैं, हम सब इनके गुलाम हैं। अचानक शाह जिन्नात की नजर शहजादे पर पड़ी। इशारा किया कि उसको हमारे रूबरू पेश किया जाए। हुक्म की देर थी। शहजादे को शाह जिन्नात के सामने ला खड़ा कर दिया गया। शहजादा गर्दन झुकाए कुछ सोच रहा था। शाह जिन्नात ने एक कहकहा लगाया। शहजादा चौंका और गर्दन ऊपर उठाकर चारों तरफ घबराकर देखने लगा। शाह जिन्नात ने शहजादे की तरफ मुखातिब होकर पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाता तो तुम मेरा शिकार कर डालते, मेरी हड्डियों का भी पता ना चलता। शहजादे ने मुंह से कुछ न कहा, सिर्फ इनकार की गरज से गर्दन हिलाई। और फिर मुझे गिरफ्तार करने का क्या मकसद था? शहजादे, झूठ बोलने की कोशिश ना करो। इस वक्त तुम मेरे कैद में हो। ये ना भूलो कि इस वक्त तुम मेरी कैद में हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे कई लड़के जो हिरन के रूप में खेलते कूदते फिरते थे अरसे से गायब हैं। तमाम जंगल छान मारा मगर उनका कोई पता न चल सका। इससे पहले जो शिकार खेले गए हैं उनमें भी हिरन का शिकार किया होगा। कितने हिरन ऐसे हैं जिनको तुमने पाल रखा है? शहजादे ने सोचा कि इस वक्त तो जान बचानी है, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अपने आप को संभालते हुए बोला, तकरीबन 1 दर्जन हिरन ऐसे हैं जिनको मैंने जिंदा पकड़कर अपने महल में रख छोड़ा है। शिकार का सिलसिला सिर्फ 5 साल से शुरू किया है। शाह जिन्नात एकदम भड़क उठा। औलाद की मोहब्बत उमड़ पड़ी। वो बेचैन हो गया और अपनी जगह से उठकर शहजादे के नजदीक आ गया। शाह जिन्नात की आंखों में आंसू झलक रहे थे। शहजादा भी उसकी हालत देखकर कुछ परेशान सा हो गया। वो अपनी तकलीफों को भूल गया और उस पर शाह जिन्नात की औलाद के गुम होने का असर हो गया और देखते ही देखते शहजादे की आंखें डबडबा गईं। शाह जिन्नात फौरन शहजादे से बगलगीर हो गया और रोते हुए बोला, शहजादे से मुझे उम्मीद है कि जो हिरन तुमने जिंदा गिरफ्तार किए हैं उनमें मेरे लड़के हैं। क्या ही अच्छा हो कि तुम उनको एक नजर दिखा दो। अगर ऐसा हो गया तो मैं तमाम उम्र के लिए तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। तुम्हें जिंदगी भर भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना होने दूंगा। क्योंकि शहजादे ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था और यही सोचा था कि इस बहाने से महल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। शहजादे को शाह जिन्नात के सवाल पर पछताना पड़ रहा था।
शहजादा खामोशी रहा। शाही जिन्नात बार बार झंझोड़ झंझोड़ कर मालूम कर रहा था, मगर शहजादे ने कुछ जवाब ना दिया। काफी देर इसी तरह गुजर गई। आखिरकार शाही जिन्नात को गुस्सा आ गया और लाल पीली आंखें करता हुआ बोला, शहजादे, इस तरह खामोश होकर तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम इस वक्त एक कैदी की हैसियत से हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें गधा बनाकर इस जंगल में छोड़ सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रूप तब्दील नहीं कर सकेगी। जल्द जवाब दो, वरना मुंह से निकली हुई बात वापस ना हो सकेगी। शाही जिन्नात खामोश हो गया और शहजादे के जवाब का इंतजार करने लगा। कोई 1 मिनट खामोश रहने के बाद शहजादा बोला, मैंने ये तमाम बातें इसलिए की हैं कि माँ बाप की ममता का मुझे भी अंदाजा हो सके। हकीकत ये है कि महल में ना कोई हिरन है और ना ही मैंने इससे पहले हिरन का शिकार किया। जिस तरह आप अपनी औलाद के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह मेरे वालिदैन मेरी जुदाई में गमगीन हो रहे होंगे। मुझे आपकी बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं इस सिलसिले में जो कुछ खिदमत कर सकता हूँ बताएं। खुदा गवाह है कि दिलो जान से खिदमत करूंगा। आपके लड़के को आपके किसी दुश्मन ने गिरफ्तार किया है। इसका अंदाजा आप ही को हो सकता है कि आपकी दुश्मनी किससे है। दुश्मन का पता मालूम होने पर ही छानबीन हो सकती है। अगर हमने कोशिश की तो खुदा की जात से उम्मीद है कि कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। आप सिर्फ पता बता दें, आगे मैं जानूं मेरा काम। शहजादा खामोश हो गया और शाही जिन्नात के जवाब का इंतजार करने लगा। दोनों एक गहरी सोच में पड़ गए। आखिर शाही जिन्नात गर्दन ऊपर उठाते हुए बोला, शहजादे, मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं हो सकता है कि इस तरह की मीठी मीठी बातें तुम अपनी रिहाई की वजह से कर रहे हो, क्योंकि इससे पेशतर तुम एक बार झूठ बोल चुके हो, जिसका खुद तुमने इकरार भी किया है। हाँ, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो तो मैं तुम्हें रिहा भी कर दूंगा और एक चीज तुम्हें तोहफे के तौर पर भी दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारी हिफाजत कर सके। शाही जिन्नात इतना कहकर खामोश हो गया। शहजादे की आंखों में अपने घर और वालिदैन का नक्शा घूम गया और सोचने लगा कि मैं वादा करूं या नहीं। अगर वादा करता हूं तो उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी, और अगर इनकार करता हूं तो फिर यूं ही कैद में सड़ना पड़ेगा। मैं एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूं। मुझे बुज़दिली की जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। शेर की जिंदगी 1 रोज की और गीदड़ की जिंदगी 1000 साल की फिर भी बराबर नहीं होती। कुछ भी हो, मैं शाही जिन्नात की मदद जरूर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जरूर कामयाबी होगी। और फिर शाही जिन्नात को तसल्ली देते हुए बोला, शाही जिन्नात, मैं वादा करता हूँ कि अगर बच्चों के बारे में ये पता चल जाए कि वो जिंदा हैं, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनको आजाद करा के ही दम लूंगा। इस वक्त मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। आपको यकीन करना चाहिए, एक शहजादा आपसे वादा कर रहा है। हम आन के पीछे जान दे देते हैं, लेकिन बात खराब नहीं होने देते। इसके अलावा जिस तरह आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। फौरन ही शहजादे की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। पहरेदारों ने शहजादे की बेड़ियां खोल डाली। शहजादा जो लिबास पहने हुए था वो उतार दिया गया। उसकी जगह लोहे के खोल का बारीक लिबास शहजादे को पहनाया गया। उस लिबास में ये खासियत थी कि तलवार और तीर उस पर असर न कर सकते थे। इसके साथ साथ जो शख्स उस लिबास को पहन लेता वो सबकी नजरों से गायब हो जाता। उसको कोई न देख सकता था। सिर्फ जिन्नातों में इतनी ताकत थी कि वो उसको देख लेते थे। इसी तरह की एक तलवार भी शहजादे को दी गई कि जिस पर भी उस तलवार से हमला किया जाए पहले ही वार पर कई टुकड़े कर डालती थी। उसके बाद शाही जिन्नात चंद परियों और शहजादे को साथ लेकर उसी सुराख के जरिए बाहर निकले। ये वही जगह थी जहाँ से चश्मा बह रहा था। यहाँ पहुंचकर शहजादे ने चैन का सांस लिया। उसको अपनी जिंदगी की फिर उम्मीद सी हो गई। शाही जिन्नात ने बताया कि सामने जो एक पहाड़ नजर आ रहा है उसकी दूसरी तरफ एक खौफनाक जंगल है। उसमें भूतों की हुकूमत है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमारे बच्चों को गायब किया है। जाने को तो उस तरफ हम भी जा सकते हैं, मगर हमारे बुजुर्गों की हिदायत है कि हम पहाड़ को पार ना करें। यही वजह है कि आज तक हम में से कोई भी उधर ना जा सका, वरना हम खुद भी पता लगा लेते। शहजादे ने चौंकते हुए पूछा, आखिर आप क्यों नहीं जा सकते? शाही जिन्नात ने कुछ देर तो खामोशी इख्तियार किए रखी और फिर शहजादे से दिल की बात कह डाली। बात दरअसल ये है कि भूतों और जिन्नातों में एक दफा बड़े जोर की जंग हुई। यहाँ तक के पूरे जंगल में आग लगा दी गई थी। आसमान तक सुर्ख हो गया था। चारों तरफ से शोर गुल की आवाजें सुनाई देने लगी।
लाखों चरिंद परिंद उस खौफनाक आग में जलकर तबाह हो गए और आखिर दोनों के बड़े बूढ़े जमा हुए। उन्होंने लड़ाई का फैसला कराया। उसके बाद ये दुआ दी कि एक फिरका दूसरी तरफ ना जाए, अगर जिसने इसके खिलाफ किया तो उसकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। इस बात को सैकड़ों बरस गुजर गए हैं, आज तक हम में से कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं जाता है। यही वजह है कि शाही खानदान में से कोई भी बाहर निकलता है तो वो अपना रूप दूसरा अपना लेता है ताकि उस दुआ से महफूज रह सके। जानवर को रोक नहीं होती, अगर वो जानवर के रूप में दूसरी तरफ चला भी जाएगा तो सल्तनत का बाल भी बीका ना होगा। मेरे बच्चे हिरन के रूप में खेलते कूदते फिरते थे, शायद सरहद पार कर गए और उन्हें भूतों ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। वहां से उनको लाना हमारे किसी के भी बस की बात नहीं। तुम एक बहादुर शहजादे हो, अगर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया तो मैं तमाम उम्र तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा। ये 4 परियां जो हमारे साथ आई हैं, इनको तुम्हारी गुलामी में दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिल ना घबराए और इनसे बोलचाल कर अपना वक्त गुजार सको। चलते वक्त शाही जिन्नात ने 5 अंगूठियां उनके हवाले की और बताया कि जब तुम इन अंगूठियों को मुंह में लोगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक रूप बदल सकोगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। शाही जिन्नात ये कहकर वापस अपने महल में चला गया। शहजादा उन 4 परियों को लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर में जब ये 5 पहाड़ पर पहुंचे तो शहजादे ने देखा वाकई बड़ा घना जंगल था। अंगूठियां होने की वजह से उनको डर भी महसूस ना हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता उसी जंगल की तरफ पहाड़ से नीचे उतरे। ये इलाका खालिस भूतों का था। शहजादे ने सोचा, अगर यहाँ भूत आ गए तो हम किस तरह बच सकते हैं। परियां भी सोचती रहीं। आखिर ये फैसला किया गया कि अभी से अपना हुलिया तब्दील कर लिया जाए ताकि किसी को मालूम भी ना हो और जिस काम के लिए हम आए हैं उसको शुरू कर दें। उन्होंने अंगूठियां मुंह में रखकर अपना रूप तब्दील कर लिया। शहजादा शेर बन गया और परियां शेरनियां। उसके बाद ये एक गार में छुपकर बैठ गए। कुछ ही देर गुजरी होगी कि भूतों की बस्ती में नक्कारों के बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जंगल में भूत कीड़े मकोड़ों की तरह लाखों की तादाद में निकल पड़े। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर ये पता ना लगा सके कि हमारी सरहद में बगैर इजाजत कौन दाखिल हुआ है। काफी भाग दौड़ के बाद भूतों ने उस गार का पता लगा लिया जहां शेर और शेरनियां छुपकर बैठे थे। शेर ने शेरनियों से कहा कि वो फौरन मक्खियां बन जाएं और जंगल में घुसकर देखें कि हिरन के बच्चे कहाँ हैं। ऐसा ही हुआ कि वो 5 मक्खियां बनकर बस्ती में दाखिल हो गईं। उधर भूत जिन्होंने गार को घेर लिया था हक दक रह गए। आंखों आंखों में शेर गायब हो गए। जिस तरह भूतों ने उनकी तलाश में कोना कोना छान मारा था, उसी तरह उन्होंने भी हिरन के बच्चों की तलाश में एक एक कोना तलाश किया। आखिरकार देखते क्या है कि भूतों के बादशाह के महल में 4 हिरन के बच्चे बंधे हुए हैं। शहजादे ने 4 परियों की अंगूठियां उनके मुंह में दी और उनको भी मक्खियां बनाकर अपने साथ लेकर उड़ गया। थोड़ी ही देर बाद पहाड़ पार करके चश्मे के नजदीक आ गया और उसी सुराख के जरिए शाही जिन्नात के सामने पहुंच गया। मुंह से अंगूठियां निकाल ली गई और वो अपनी असली शक्ल में तब्दील हो गए। बच्चों के चेहरे जर्द पड़े हुए थे। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि देखने वाला ये महसूस करे बरसों के बीमार हैं। शाही जिन्नात बच्चों को छाती से लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। सबने तसल्ली देकर खामोश किया। शहजादे ने 4 अंगूठियां लेकर भूतों की बस्ती की तरफ दोबारा जाने की इजाजत चाही। शाही जिन्नात ने इनकार किया। इस पर शहजादे ने बताया कि वो 4 परियां जो मेरे साथ गई थीं वहीं रह गई हैं। उनकी अंगूठियां लेकर इन शहजादों को अपने साथ लाया था। ना मालूम उनका क्या हश्र हुआ होगा। शाही जिन्नात ने काफी दूर पैदल चलकर शहजादे को रुखसत किया। शहजादे ने अंगूठी अपने मुंह में दी और मक्खी बनकर उड़ गया। उड़ते उड़ते भूतों के महल में पहुंच गया। देखता क्या है कि भूतों ने उन परियों को लोहे की जंजीरों से जकड़कर एक मैदान में खड़ा कर रखा है। नजदीक ही एक गार था जिसमें बड़े बड़े लक्कड़ रखे थे। किसी को कोड़े लगाए जा रहे थे तो किसी को आग में तपाया जा रहा था और उनसे वहां पहुंचने का सबब मालूम किया जा रहा था। मगर परियां भी इतनी बहादुर थीं कि उन्होंने एक बात भी ना कबूली। चारों एक मुंह होकर यही कहती रही कि हम रास्ता भूलकर इधर आ गए हैं। हिरनों के गायब होने का किसी को भी ख्याल ना आया और ना ये शुबा हुआ कि वो इन हिरनों को आजाद कराने यहाँ आई हैं। अगर भूतों को जरा भी इल्म हो जाता तो यकीनी बात थी कि वो परियों को जिंदा आग में जला डालते।
انہیں تو ہرنوں کے بارے میں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شاہ جنات کے لڑکے ہیں، ورنہ وہ ان کو بھی کبھی کے ہڑپ کر جاتے۔ بھوتوں نے ان بچوں کو محل کی خوبصورتی کے لیے گرفتار کر رکھا تھا۔ شہزادے سے پریوں کی سزا نہ دیکھی گئی۔ اس نے دوڑ کر باری باری تینوں پریوں کے منہ میں انگوٹھیاں دی اور وہ فوراً مکھیاں بن گئی اور بھوت دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، مگر کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شور و گل کی آواز سن کر بھوتوں کا بادشاہ بھی آ نکلا۔ شہزادے نے اڑ کر ایک انگوٹھی جو اس کے پاس رہ گئی تھی بادشاہ کے منہ میں ڈال اور اس کو بھی مکھی بنا کر اپنے ساتھ لے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ شاہ جنات کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بھوتوں کے بادشاہ کو شاہ جنات کے سپرد کر دیا اور چوتھی پری کو آزاد کرانے کے لیے واپس چل پڑا۔ اس بار شاہ جنات نے شہزادے کو ایک شیشہ بھی دیا اور کہا، اگر تمہارے مقابلے میں کوئی آئے تو فوراً شیشہ دکھا دینا، جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ اس کو اپنے پاس رکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود ہی دیکھ ڈالو۔ شہزادہ سب باتوں کو غور سے سن کر خوشی خوشی بھوتوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر شہزادے نے دیکھا کہ آخری پری کو جلا جلا کر اس کے جسم پر چھالے ڈال دیے گئے تھے۔ اس کی چیخیں نکل رہی تھی مگر کسی کو بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے نے انگوٹھی پری کے منہ میں دی اور وہ مکھی بن کر اڑ گئی۔ اس نے شہزادے کا بھی انتظار نہ کیا۔ شہزادے نے نامعلوم کیوں اپنا روپ تبدیل کیا اور اصل شہزادے کی شکل میں نظر آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے بھوت اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کو شیشے کے اوپر پورا بھروسہ تھا، فوراً شیشہ نکال کر بھوتوں کی طرف کر دیا، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ہوا یہ کہ شہزادے نے جلدی میں بھوتوں کو شیشہ دکھانے کے بجائے غلطی سے شیشے کا اصلی رخ اپنی طرف کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، جو ہی اس پر نگاہ پڑی شہزادہ اندھا ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتے ہی شہزادہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کو انگوٹھی کا بھی دھیان نہ رہا۔ چوتھی پری بھی بخیریت واپس شاہ جنات کے پاس پہنچ گئی۔ اب ان سب کو شہزادے کی واپسی کا انتظار تھا۔ سب کی نظریں محل کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی اور انتظار ہی انتظار میں رات بھی جاتی رہی، مگر شہزادہ واپس نہ لوٹا۔ اگلے روز صبح جلد ہی شاہ جنات نے ان چاروں پریوں کو حکم دیا کہ وہ بھوتوں کی بستی میں جا کر پتہ لگائیں کہ شہزادہ کہاں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا ہو، کیونکہ جس بات کا شہزادے نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ پریاں حکم ملتے ہی مکھی بن کر اڑ گئیں اور آنن فانن میں شہزادے تک پہنچ گئیں۔ دیکھتی کیا ہے کہ شہزادے کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر درخت میں لٹکا رکھا ہے۔ سر کے بل لٹکے لٹکے شہزادے کی آنکھیں باہر نکلی جا رہی تھی۔ جلادوں کو حکم تھا کہ منہ سے آواز بھی نہ نکلے۔ جب برداشت سے باہر بات ہو جاتی تھی تو شہزادے کے کرہانے کی آواز نکلتی۔ جو ہی شہزادے کی آواز سنائی دیتی فوراً جلاد کمر پر کوڑے رسید کرتے۔ شہزادہ تکلیف کے مارے دوہرا ہو کر رہ جاتا۔ پریوں سے شہزادے کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ فوراً ہی واپس لوٹی اور شاہ جنات کو آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ شہزادے کی تکلیف کو سن کر شاہ جنات تڑپ اٹھا اور بولا کہ ہمارے محسن کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، خواہ کچھ بھی ہو ہم اس کو اسی وقت آزاد کرا کر لائیں گے، حکومت رہے یا جائے۔ شاہ جنات فوراً بھوتوں کے بادشاہ سے ملا اور کہا، ہماری دشمنی صدیوں پرانی ہے اور اگر پھر سے جنگ ہوئی تو دونوں طرف لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اور سلطنتیں برباد ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس دشمنی کو ختم کر کے صلح کر لیں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور بدلے میں تم اس شہزادے کو اور اس کے پاس موجود میرا طلسمی شیشہ بعزت میری سرحد تک پہنچا دو۔ بھوتوں کا سردار شاہ جنات کی اس دریا دلی اور امن کی پیشکش سے متاثر ہو گیا اور فوراً مان گیا۔ شرط کے مطابق شاہ جنات نے اسے رہا کر دیا۔ جب سردار اپنی سرحد میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادے کو فوراً قید سے نکالا جائے اور پوری حفاظت کے ساتھ شاہ جنات کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بھوت شہزادے کو لے کر دونوں سلطنتوں کی سرحد پر آئے اور اسے شاہ جنات کے حوالے کر دیا۔ شاہ جنات نے شہزادے کے ہاتھوں سے اپنا وہ طلسمی شیشہ لیا اور اس پر کچھ پر اثر کلمات پڑھے۔ اچانک اس شیشے سے ایک عجیب اور نورانی روشنی پھوٹی جو شہزادے کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ شہزادے کے جسم پر موجود کوڑوں کے نشان اور تمام گہرے زخم ایسے بھر گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور حیرت انگیز طور پر جیسے ہی وہ روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹنے لگا۔ شہزادہ اب پوری طرح تندرست اور توانا ہو چکا تھا۔
اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی اور اس کے سامنے بہت خوبصورت حسین لڑکی سر جھکائے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ جنات نے کہا، یہ میری چہیتی لڑکی ہے، آج تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اسی شیشے میں بند تھی جس نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ اب تک صرف میں اس کو جانتا تھا، تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ شہزادے نے شرماتے ہوئے جواب دیا، آپ بڑے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو کریں۔ بجلی کی تیزی کی طرح شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور اسی روز شہزادے کی شادی شاہ جنات کی لڑکی سے ہو گئی۔ شہزادہ چاند سی دلہن پا کر بہت خوش تھا۔ شاہ جنات سے رخصت پا کر شہزادہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر محل لوٹا۔ پریوں کا تخت جو ہی محل میں اترا، سب لوگ دنگ رہ گئے۔ شہزادے کے زندہ ہونے کی خوشی میں تمام رعایا نے ایک ماہ تک جشن منایا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔